बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है वितान और वितान के अंतर्गत हम अध्याय 2 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है राजस्थान की रजत बूंदें और जिसके लेखक है अनुपम मिश्र। पिछली कक्षा में हमने अनुपम मिश्र के बारे में जाना, उनकी जीवनी के बारे में जाना, साथ ही उनके द्वारा लिखा गया ये निबंध राजस्थान की रजत बूंदें। रजत का मतलब मैंने आपको बताया था चांदी। राजस्थान में पानी की कमी है और पानी को सोने चांदी की तरह समेट करके रखा जाता है। तो इनके द्वारा लिखा गया ये निबंध है राजस्थान की रजत बूंदें, जिसके बारे में हम पिछली कक्षा में कुछ पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हमने पढ़ा कि किस तरह राजस्थान में जहाँ खड़िया मिट्टी की एक जो खड़िया चट्टान होती है या उसको खड़िया मिट्टी भी कह सकते हैं, उसकी जब परत पाई जाती है तो उसके ऊपर का जो पानी होता है जो भूजल में नहीं जा पाता, उसे कुइयों के माध्यम से लोग इकट्ठा करके काम में लेते हैं। और उन कुइयों को किस प्रकार बनाते हैं, कैसे वो चेराजी होते हैं जो कुइयाँ बनाते हैं, कुई बनाने वाले अलग होते हैं। अब उन कुइयों की गहराई कितनी होती है, उनका व्यास कितना होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन उन कुइयों को गहराई में खोदते खोदते किस तरह उनको बांधा जाता है, किस तरह उनकी दीवारों की चिनाई होती है, उसके बारे में आज हम यहाँ जानेंगे। तो देखो बच्चों, 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे कुई को खोदते हैं, 5 हाथ व्यास की कुई होती है, उसको खोदते हैं और खोदते खोदते जब नीचे उसमें जो खोदने वाला बैठ जाता है, उसके मतलब सीने से भी एक हाथ आगे और पीठ से भी एक हाथ आगे, इतनी ही जगह बचती है। फिर वह उसको छोटी जो कुदाल होती है जिसको बाड़ौली कहते हैं, उससे वो उसको खोदता है। और जब 20-25 हाथ की गहराई तक जाते हैं तो ऊपर नीचे बहुत अधिक गर्मी हो जाती है और हवा भी कम होने लगती है, यानी ऑक्सीजन कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत तेजी से नीचे की ओर फेंकी जाती है, ताकि जो व्यक्ति खुदाई कर रहा है उसके ऊपर ठंडी रेत मुट्ठी भर के जब फेंकते हैं तो उस रेत के कणों में हवा होती है और वो ठंडी हवा जब नीचे जाके बैठती है तो जो नीचे खुदाई कर रहे हैं उनको उससे अच्छी मतलब ऑक्सीजन मिलती है और गर्म हवा ऊपर की तरफ आती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा या कुई की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलबाजी को राहत देती है। देखो बच्चों, मरुस्थल में रेगिस्तान में हमारा जो भारत का पश्चिमी भाग का जो रेगिस्तान है, राजस्थान का, उसे थार का रेगिस्तान कहते हैं। और वहाँ जब तेज आंधियाँ चलती हैं तो टीले के टीले उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो लेखक यहाँ कहना चाहता है कि मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुएँ की गहराई में एक मुट्ठी रेत, यानी वही मुट्ठी रेत जब नीचे की ओर तेजी से उड़ाते हैं तो पसीने में नहा रहे चेलबाजी यानी जो कि खुदाई कर रहा है उसे राहत देती है। कुछ जगहों पर कुई बनाने का ये कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। देखो बच्चों, कोई भी काम सरल नहीं होता है, काम को सरल हमें बनाना पड़ता है। कुई हम कह रहे हैं कुआं खोदना ज़्यादा कठिन है, लेकिन कुई खोदना भी उससे भी कठिन काम है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुई को रस्से से बांधा जाता है। आप कहोगे कुई को रस्से से कैसे बांधते? देखो बच्चों, हम किसी भी चीज़ को खोदते हैं, गहराई में खोदते हैं। आपने बेसमेंट खोदते हुए देखे होंगे तो आपने कई बार सुना है कि मिट्टी ढह गई, मिट्टी ढहने से मजदूर दब गए। तो कुई का व्यास तो बहुत कम होता है, आसपास खुदाई करते करते आसपास की मिट्टी ढह सकती है और उस मजदूर पर गिर सकती है। इसके लिए क्या करते हैं, खुदाई करते करते, जैसे मान लो इस गोल इसकी खुदाई कर रहे हैं हम, जैसे मानो इस तरीके से हम इसकी खुदाई कर रहे हैं ना, ये इस खुदाई में इस आकार में खुदाई हो रही है, तो यहाँ से मिट्टी ढह सकती है ना, गिर सकती है। इस मिट्टी को बांधने के लिए, इस सतह को बांधने के लिए क्या करते हैं, मतलब या तो ईंटों की चिनाई करते हैं या फिर इनको रस्सों से बांधा जाता है। अब रस्से कौन से होते हैं? ये वाले रस्से नहीं जो हम जनरल काम में लेते हैं सामान्य रूप से। इसके लिए एक विशेष प्रकार के पौधे की रस्सी बनाई जाती है, उससे इनको बांधा जाता है। यानी कि ये जो ये कुई है, इस कुई की ये जो दीवारें हैं, इन दीवारों को गोल गोल, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल होती है ना, ऐसे गोल 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 उसको यहाँ से नीचे से बांधते हुए चलते हैं, ताकि ये दीवारों की मिट्टी ढहे नहीं और जो चेलबाजी जो कि वहाँ खुदाई कर रहा है उसके ऊपर ये मिट्टी गिरे नहीं। आगे देखो, पहले दिन कुई खोदने के साथ साथ खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। खीप वह पौधा होता है जिसके रेशे से रस्सी बनाई जाती है। खीप नाम के पौधे के रेशे निकाल करके उसे रस्सी बटी जाती है। और चेजारो जब खुदाई शुरू करते हैं तो बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। यानी कि जब चेजारो तो खुदाई करने लग जाता है और बाकी जो बाहर लोग होते हैं वो खीप नामक पौधा होता है, उसकी क्या लेते हैं, उसकी घास यानी उसका रेशा लेकर के और उससे रस्सी मतलब 3 अंगल मोटी, 3 अंगल मतलब ये 3 उंगल, इतना मोटा रस्सा बुनना शुरू कर देते हैं।
पहले दिन का काम पूरा होते होते कुई कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। पहले दिन 10 हाथ गहरी, यानी एक हाथ इतना होता है, ऐसे 10 हाथ गहरी कुई को खोद लेते हैं और इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है। जो तल होता है कुई का जो तल है उसके साथ ऐसे पहला गोला उसके साथ बिठाया जाता है। फिर उसके ऊपर दूसरा गोला, ताकि ये जो दीवारें हैं ये दीवारें चिपकी रहे, मतलब इन दीवारों की मिट्टी डहे नहीं। और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह ऊपर आते जाते, मतलब उसके बीच में ऐसे ऐसे वो 3 अंगुल का जो वो होता है, रस्सा होता है खीप का, उसको ऐसे ऐसे ज़मीन से ऊपर मतलब लगा करके, सटा करके, और क्या करते हैं, बिछाते हुए चले आते हैं ताकि उसकी दीवार की मिट्टी ढहे नहीं। खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती है और रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। कुई में बाहर जो लोग होते हैं वो नीचे रस्से को छोड़ देते हैं, तो नीचे रस्से को छोड़ देते हैं, तो कुई का जो ये हिस्सा होता है इसमें यहाँ तक पहला, दूसरा, तीसरा एक दूसरे के ऊपर ऐसे बट खाते हुए, और इस दीवार को, ये जो 2 दीवारें हैं, इन दीवारों को मजबूती से क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। और रस्से का जो आखिरी छोर होता है वो कहाँ होता है, ऊपर होता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है। अब फिर नीचे की तरफ मिट्टी खुदेगी। जब नीचे और गहरा खुदेगा तो ये जो हिस्सा है ना जो कल डाला था, इसको क्या करेंगे, इसको नीचे कर देंगे, इस हिस्से को नीचे कर देंगे ताकि ये नीचे की दीवारें मजबूत हो जाए। अगले दिन कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है, यानी ऊपर वाली है जो रस्से को नीचे सरका दी जाती है। ऊपर छूटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। अब इन दीवारों में नया रस्सा बांधा जाता है, ये नीचे आता जाता है, ये रस्सा है जो नीचे आता जाता है और इसमें नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चुनाई भी की जाती है। भाई ये रस्से इस दीवार से चिपके रहे, इसके लिए बीच बीच में क्या कर देते हैं, चुनाई भी कर देते हैं। चुनाई जानते हो ना, किस चीज़ को चिड़ना जिसको कहते हैं, बनाना, सीमेंट या मतलब चूने ऊने से बनाते हैं। जो लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्सी की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। यानी 5 हाथ व्यास की जो कुई होती है उसका जो नीचे का एक घेरा होता है, उसमें एक घेरे में बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। यानी 15 हाथ लंबा, 3 अंगुल मोटा चाहिए और 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए ताकि वो पूरे घेरे में बैठ जाए। 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खेप जाते हैं। 1 हाथ की गहराई मतलब 1 हाथ की जितनी गहराई है उसमें 8-10 लपेटे हो जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। यानी कि करते करते चलाते चलाते कुल रस्से की लंबाई है जो 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुई की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े, ये कितना है, ये सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए कितने मतलब कितना बड़ा रस्सा चाहिए, 15 हाथ लंबा, और 1 हाथ की गहराई में 8-10 लपेटे चले जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुई की मिट्टी को थामे, मतलब 30 हाथ गहरी, इतने लंबे 30 हाथ गहरी यदि एक कुई की मिट्टी को थामे तो रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। यानी इतने 4000 हाथ हो और कुएं की यदि कुई की गहराई कितनी हो, 30 हाथ हो, तो 4000 मीटर यानी 4 हाथ जितना रस्सा हमको चाहिए होता है। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कुई खुद रही है कि रस्सा बन रहा है, मतलब लोगों को ही समझ में नहीं आएगा। इतना ही 4000 हाथ जितना रस्सा यदि बना करके कुई में लगाया जाता है और कुई भी खुद रही है, तो जो नए लोग हैं उनको तो यही समझ में नहीं आ रहा कि भाई यहाँ कुई खुद रही है कि रस्सा बन रहा है, दोनों काम बराबर से होते हैं। कहीं कहीं न तो ज़्यादा पत्थर मिलता है न ही खीपी, लेकिन रोजानी पानी है तो वहाँ भी कुइया जरूर बनती है। देखो कहीं कहीं क्या है, पत्थर भी नहीं मिलता है ताकि उसकी कुई की दीवारों को चिन सके और ना ही खीप का पौधा मिलता है, लेकिन यदि वहाँ रोजानी पानी है यानी उस जगह पे खड़िया मिट्टी की जो परत है वो है और रोजानी पानी है तो वहाँ कुइया जरूर बनेगी। इसके लिए क्या करते हैं, ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। अब क्या करते हैं, अब खीप के उससे नहीं करते हैं, रेशे से, अब करते हैं लकड़ी के जो लंबे लंबे लट्ठे होते हैं उनसे करते हैं। और ये लट्ठे किस किस के होते हैं, ये बच्चों जितने भी नाम आ रहे हैं सब राजस्थानी पेड़ है। अरणी, बण किसको कहते हैं, कैर का जो पेड़ आता है ना, कैर की जो झाड़ी होती है उसको। बावल या कुंबट भी क्या मिलता है, कैर, कुंबटिया, सांगरी, ये सारे कहाँ मिलते हैं, राजस्थान में। तो ये कुंबट के पेड़ों की डगालों से, तना या मोटी टहनों से बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की होती है। किसकी होती है, अरणी की लकड़ी के लट्ठे यदि कुई में डाल करके चारों तरफ लगा दे दीवार के, जैसे ये कुई है और इसमें ये लट्ठे यहाँ लगा दिए जाते हैं अरणी के। किसके, अरणी सबसे अच्छी
लकड़ी होती है तो अरनी के लट्ठे लगा दिए जाते हैं, ये दीवार क्या है, ठहरी रहती है। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरनी की है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए, यदि अरनी की लकड़ी या कैर की लकड़ी न मिल पाए तो आग तक से भी काम लिया जाता है। आंकड़ा आपने देखा है ना, जिसके फूल शंकर भगवान को चढ़ाते हैं, आग का जो पौधा होता है जिसको बकरी भी खाती है, तो उसकी जो थोड़ा तना होता है वो मोटा होता है। कहने को तो आग शाक है, पर आग का जो तना होता है वो मोटा होता है। यदि कुछ नहीं मिलता तो आग की जो लकड़ी होती है उसको भी काम में लिया जा सकता है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर, यानी ऊपर से नीचे पास दिए लट्ठों को, फिर नीचे जो व्यक्ति होता है उसको वो नीचे फंसाता है। आपने कई बार बिल्डिंग बनती हुई देखी है, उनमें भी लट्ठे फंसा फंसा के खड़ा करते हैं ना, उसी तरीके से नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसा करके सीधे खड़े कर दिए जाते हैं ताकि दीवार को सहारा मिलता रहे। फिर उन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है, और कहीं कहीं चक की रस्सी भी काम में लेते हैं। यदि खीप की रस्सी नहीं मिलती है तो चक भी कोई पौधा होता है उसकी रस्सी भी काम में लेते हैं। ये बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, यानी कि कुएं में जब लकड़े खड़े कर दिए और यहाँ पे, और फिर इन लकड़ियों को क्या करते हैं, इनको बांधते हैं। क्या करते हैं, इनको बांधते हैं, तो ये क्या कुंडली का आकार ले लेती है, इसलिए इसे सांपड़ी भी कहते हैं। सांपड़ी सर्प कुंडली लिए हुए रहता है, इसलिए इसे सांपड़ी भी कहते हैं। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलबाजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। जो नीचे खुदाई का काम कर रहा है चेलबाजी, उससे तो मिट्टी की परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। जैसे ही खड़िया पत्थर की पट्टी आती है और आते ही काम रोक दिया जाता है, भाई कुई पूरी खुद करके तैयार हो गई है। और उसी क्षण नीचे धार लग जाती है, कोई धार लगती होगी, यानी पानी या तो आने लग जाता होगा और चेजारों ऊपर आ जाते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा पानी आने लग जाता है और चेजारों ऊपर आ जाता है। आगे देखो, कुई की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। जब सफलता से कुई खुद जाती है, किसी प्रकार का कोई अनिष्ट नहीं होता, कुई को बांध दिया जाता है, तो उसकी जो सफलता है उसको उत्सव के रूप में मनाते हैं। यूँ तो पहले दिन से ही काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा है, यानी जो चेलबाजी नीचे काम कर रहा है उसका ध्यान रखना, जहाँ कुई खुद रही है वहाँ के लोगों की परंपरा है। पर काम पूरा हो जाने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता है, यानी कुई जब सफलतापूर्वक खुद के तैयार हो जाती है, पूरी तरह बन जाती है, तो क्या होता है, एक भोज का आयोजन किया जाता है। चेलबाजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी, मतलब चेलबाजी है जिसने खुदाई करी है उसको जब विदा करते हैं भोज दे करके, तो उसको तरह तरह की भेंट उपहार आदि दिए जाते हैं। चेजारों के साथ गाँव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता। मतलब ये नहीं है कि वो चेजारों काम करके चला गया तो उससे अब संबंध टूट गया, अब तो क्योंकि अब दूसरी कोई खुद नहीं है इसलिए चेजारों नहीं आएगा। वो कभी भी चेजारों के साथ में अपना संबंध नहीं तोड़ते हैं। और आँच प्रथा से, कौन सी प्रथा है, आँच प्रथा से उन्हें वर्ष भर के 30 त्योहारों में विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेग और भेंट दी जाती है। यानी जो चेजारों उनके लिए कुई खोद के गया है, जो उन्हें जीवन का अमृत रस दे के गया है, उस चेजारों को ये लोग भूलते नहीं है जिन्होंने कुई खुदवाई है। वो उन्हें क्या करते हैं, वर्ष भर 30 त्योहारों पर बुलवाते हैं और विवाह जैसे मंगल अवसरों पर भी बुला करके उन्हें नेक भेंट उपहार आदि दिए जाते हैं। और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता है। खलियान क्या होता है, जब फसलें काट कर रखने और मड़ाई करने का स्थान, जब फसलें काट करके रख दी जाती है उसे खलियान कहते हैं। देखो पुरानी परंपरा कितनी अच्छी थी कि व्यक्ति को भूला नहीं जाता था। एक चेजारो आया और खुदाई करके कुई की चला गया और उसे उसके उपलक्ष्य में भोज दिया और उपहार भेंट दे दिए, लेकिन वो जो लोग जिन्होंने कुई खुदवाई है वो चेजारों को भूलते नहीं हैं और वो क्या करते हैं, उन्हें वर्ष भर 30 त्योहारों पर, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेक भेंट देने के लिए तो बुलाते ही हैं, साथ ही जब खलियान में जहाँ पे मतलब उनकी फसल काट के रखी जाती है उसके नाम के अनाज की एक ढेरी भी अलग से रख दी जाती है। और आजकल क्या है, अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया। पहले वाली परंपराएं खत्म होती जा रही है, अब चेजारों को मजदूरी देकर के भी काम कराया जाता है। कई जगह पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते हैं। अब कई क्या है, अब कई जगह चेजारों नहीं है तो उनके बदले में क्या है, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है, तो जो सामान्य गृहस्थ व्यक्ति होते हैं, जो सामान्य लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते हैं, यानी वो भी कुई खोदने की कला सीखने लगे, सामान्य लोग जो भी होते हैं। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों में, अब अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं बच्चों, ये जो मेघवाल होते हैं इनके हाथों से 100-200 बरस पहले बनी पार या कुइया आज भी बिना थके पानी जुटा रही है। जैसलमेर के ऐसे अनेक गांव हैं जहां पालीवाल ब्राह्मण और मेघवाल लोग थे जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। अब उनके हाथों से बनी हुई 100-200 बरस पहले की बनी हुई कुइयाँ आज भी पानी दे रही है। कुएं का मुँह छोटा रखने के लिए 3 बड़े कारण है। कुएं का मुँह छोटा क्यों रखते हैं, कुएं का मुँह तो बहुत बड़ा होता है।
रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती है। दिन भर में एक कुई मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े पानी भर सके। भाई जो कुई होती है, ज़्यादा बड़ा घेरा रखेंगे तो पानी कहाँ से आएगा? कम घेरा रखते हैं तो उसमें क्या है, एक कुई के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घड़े पानी ही आ पाता है दिन भर में। मतलब जो नमी की बूंदें हैं वो रिस रिस के कुई में आती रहती है, तो पूरे दिन भर में केवल 2 या 3 घड़े ही पानी आ पाता है। कुई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुई का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं है। भाई कुई की गहराई तो रखते हैं 25-30 हाथ, लेकिन उसकी चौड़ाई कम इसलिए रखते हैं क्योंकि उसमें पानी बहुत कम आता है, और यदि कम पानी आएगा तो क्या करेगा, चौड़ाई में फैल जाएगा तो ऊपर खींचा नहीं जाएगा। इसलिए उसकी चौड़ाई को कम रखते हुए और क्या करते हैं, 2-3 घड़े जो पानी आता है वो कम चौड़ाई में भर जाता है, उस पानी को खींच करके बाहर निकाल लेते हैं। छोटे व्यास की कुई में धीरे धीरे रिसकर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है, यानी धीरे धीरे रिस के पानी आता रहता है उस कुई के अंदर, और 2-4 हाथ जितनी ऊंचाई तक पानी भर जाता है तो 2-3 घड़े उसमें से भर लिए जाते हैं। कई जगहों पर कुई से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है। वे लोहे की बाल्टी पूरी नहीं डूबती उसमें, और पानी भी उसमें क्या होता है, मतलब कमी आता है, इसलिए क्या करते हैं, छोटी चड़स पानी निकालने के लिए एक चमड़े का इतना बड़ा पात्र होता है, उसे चड़स कहते हैं। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं है, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है और चड़स पानी से टकराता है और ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है, और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से वह डूब जाता है। क्या होता है, बाल्टी को जब हम पानी में डालते हैं, और पानी क्या है, लोहे की बाल्टी आसानी से ऐसे एक बार जब तक उसमें कुछ पानी नहीं आ जाए वो डूबती नहीं है, और प्लास्टिक की तो बिल्कुल ही नहीं डूबती है। तो ये लोग क्या करते हैं, चड़स जो चमड़े का बना होता है उसके मुंह पर ऊपर की तरफ एक लोहे का वजनी मतलब कड़ा बांध देते हैं। जैसे ही चड़स पानी में जाएगा तो चड़स नहीं डूबेगा, और उसके ऊपर से जैसे ही लोहे का कड़ा गिरता है वो इसी तरीके से बंधा होता है कि चड़स पानी में गया और जाते ही उसके ऊपर लोहे का कड़ा गिरता है, गिरते ही चड़स पानी में डूब जाती है और पूरी भर करके ऊपर आ जाती है। मतलब उसको भर लो, फिर भरने के बाद में वो लोग खींच के ऊपर ले आते हैं, और भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चड़स अपना पूरा आकार ले लेता है, यानी पानी भर के लाता है, और जैसे उसको पानी से बाहर खींचते हैं वो पूरी तरह फैल जाता है पानी उस चड़स के अंदर। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास से सड़कें निकली है, ट्रक दौड़े हैं, और ट्रकों की फटी ट्यूबें से भी छोटी चड़स बनने लगी है। यानी आधुनिकता का दौर शुरू हुआ है, गाँव के आसपास से अब सड़कें बनने लगी है, ट्रक चलने लगे हैं, तो ट्रकों की जो फटी हुई ट्यूब होती है, ट्रक का पहिया इतना बड़ा होता है, वो टायर के अंदर जो ट्यूब होती है वो फटी हुई ट्यूब होती है, उससे भी छोटी चड़स आजकल लोग बनाने लगे हैं। कुई के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। देखो बच्चों, कुई का व्यास कम क्यों रखा जाता है? भाई कुएं का व्यास ज़्यादा क्यों रखा जाता है? क्योंकि कुएं में भूजल का पानी आता है और कुएं में आसपास का पानी रिस के आता है। मैंने आपको बताया ना कहाँ से पानी आता है। तो कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली गर्मी से भी है। भाई गर्मी तेज पड़ती है जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान में, इस वजह से कुएं का व्यास कम रखा जाता है। यदि व्यास बड़ा होगा तो कुएं के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा। यदि ज़्यादा व्यास होगा, चौड़ाई ज़्यादा होगी तल की, तो पानी पूरा फैल जाएगा, कम ही पानी आता है उसके अंदर। और बड़ा व्यास पानी को भाप बनाकर उड़ने से नहीं रोक पाएगा। खुला रहेगा, बड़ा व्यास से खुला रहेगा तो पानी भाप बन करके उड़ जाएगा। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढक कर रखना जरूरी है। कुओं को हम नहीं ढक सकते हैं, आजकल तो कुओं के ऊपर भी जाल लगा दिए जाते हैं और जाल के ऊपर ढक्कन लगा दिए जाते हैं। लेकिन क्या है, पहले के ज़माने में कुएं हैं जो ढक्के नहीं रखे जाते, लेकिन कुएं के पानी को साफ रखने के लिए, कुएं का तो व्यास छोटा होता है, उसे ढक कर रखना जरूरी है। छोटे मुँह को ढकना सरल होता है। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके हुए मिलेंगे, यानी जितनी भी कुएं हैं उनके ऊपर लकड़ी के ढक्कन ढके हुए मिलेंगे। कहीं कहीं खस की टट्टी की तरह घास फूस या छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। खसखस होती है ना जो कूलरों में लगती है, खस की जो पट्टियाँ होती हैं, वो भी घास फूस की तरह छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का उपयोग भी किस में किया जाता है? कुएं को ढकने में किया जाता है, ताकि कुएं का पानी गंदा न हो। जहाँ नई सड़कें निकली है और इस तरह नई और अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई है, अपरिचित यानी अनजान लोगों की, वहाँ अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। बच्चों, मतलब जहाँ
इंसान रह रहे हैं वहाँ चोरी डकैती ये सब चीज़ें होती, तो पानी की चोरी भी होने लगती है। तो यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं नई सड़कें निकली है, नए नए लोग आ रहे हैं, अनजान अपरिचित लोगों का आने जाना भी बहुत अधिक बढ़ गया है। तो वहाँ अमृत जैसे इस मीठे पानी को, मैंने आपको बताया ये रजत बूंदे लिखा है लेखक ने इसका नाम, यानी कि चांदी की बूंदे। तो पानी को बचाने के लिए अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा करनी पड़ती है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगाने लगे हैं। आजकल लोग ताले लगाने लगे, नहीं तो कोई दूसरे लोग पानी चोर करके ले जाते हैं। ताले कुई के ऊपर पानी खींचने की लगी घिरनी चक्री पर भी लगाए जाते हैं। बच्चों कुएं में पानी ज़्यादा नीचे हो जाए, मान लो कोई गहरी कुई हो, तो उस पर क्या है घिरनी लगा दी जाती है। जैसे कुएं में घिरनी लगी होती है ना, ऐसे गोल उस घिरनी के ऊपर से रस्सा निकलता है, तो ऐसे घिरनी लगा दी जाती है। तो ताला क्या है घिरनी में ही लगा देते हैं। तो घिरनी पे जब ताला लग जाएगा तो कुएं से पानी नहीं निकल पाएगा। कुएं गहरी बनी तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। घिरनी कब लगाई जाती है कुएं के ऊपर? जब कुएं 50 या 60 फीट गहरी होती है। यहाँ गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। क्या चीज़ है ये? वो जो घिरनी है ना, जो कुई के ऊपर लगी रहती है, उसे गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहते हैं। फरेड़ी लोहे की 2 भुजाओं पर लगती है। जो फरेड़ी है उसे क्या करते हैं, लोहे की 2 डंडे खड़े कर लेते हैं, लोहे के 2 एंगल, और उनके बीच में फरेड़ी यानी घिरनी जो लगती है वो लोहे की 2 भुजाओं पर लगती है। लेकिन प्राय गुलेल के आकार की एक मजबूत तने को काटकर उसमें आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। इसे ओड़ाक कहते हैं। यानी जो फरेड़ी है वो तो लोहे की भुजाओं पे लगती है, लेकिन ओड़ाक क्या होता है? आड़ करने वाला या रोकने वाला। गुलेल देखिए ना बच्चों आपने, इस तरीके की गुलेल होती है ना। तो पेड़ के तने को ऐसे काट करके इस तरीके में, और फिर इसके बीच में यहाँ घिरनी लगा करके ये बनाई जाती है। तो ये क्या करता है, ये जो ओड़ाक है ये गुलेल के आकार का मजबूत तने को, ये लकड़ी के मजबूत तने को काट करके उसके आर पार छेद करके, इधर से और इधर दोनों तरफ छेद करके लगाई जाती है। इसे ओड़ाक कहते हैं। ओड़ाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और सकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन जाता है। यानी ऐसे ओड़ाक लगा देते हैं कुएं के ऊपर और फिर उसमें चरखी लगा देते हैं और वो पानी की बाल्टी नीचे जाती है तो वो पानी खिंच के आ जाता है। ज़्यादा गहरी कुएं हो तो उसके लिए ओड़ाक और चरखी की आवश्यकता होती है। ये ओड़ाक है जो गुलेल की तरह बनती है, तने को काट करके और बीच में जो लगाई जाती है उसे चरखी या फरेड़ी कहते हैं। ओड़ाक और चरखी चड़स को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है। पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं है और वजन खींचने से तो इसमें सुविधा ही रहती है। अब ओड़ाक जो कि गुलेल टाइप बनी हुई होती है तने से, किसी पेड़ के तने से, और उसके बीच में चरखी लगी रहती है। अब जैसे ही उसमें क्या करते हैं, रस्सी में क्या बांध देते हैं, चरस को बांध देते हैं और चरस को नीचे छोड़ देते हैं। जब वो पानी भर के ऊपर चरखी के ऊपर खींचते हैं तो ओड़ाक और जो चरखी है वो दोनों मिल करके क्या करती है, पानी को बिना इधर उधर टकराए, अब पानी इधर उधर नहीं टिकरेगा क्योंकि घिरनी के ऊपर पानी खींच रहा है, तो पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं है और वजन खींचने से तो इसमें सुविधा रहती है। ज़्यादा वजन है इसलिए इधर उधर टकराता नहीं है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है। खड़िया पत्थर है जो हमारे पश्चिमी राजस्थान के एक बहुत बड़े भाग से गुजरता है, इसलिए उसे पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुएं बनती हुई चली जाती है। जहाँ जहाँ खड़िया पत्थर है, खड़िया पत्थर क्या करता है, रेत के द्वारा सोखी गई नमी को नीचे भूजल में नहीं जाने देता है, और वो जो खड़िया पत्थर और रेत के बीच में, धरातल के बीच में जो नमी होती है, जो पानी भरा होता है, उसे हम रेजानी पानी कहते हैं, जो कि अमृत तुल्य पानी होता है। ऐसी क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयाँ भी मिल जाती है। हर घर की एक कुई, परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक भी। देखो बच्चों, मैंने इससे पहले एक पाठ पढ़ाया था आपको, उसमें बताया था कि बंगाल में हर घर में एक कुंड होता है, यानी एक गड्ढा होता है, उसमें मछलियाँ पाली जाती है। क्योंकि बंगाल में क्या है, मछलियाँ खाने का बहुत अच्छा, मतलब माछ और भात यानी मछली और चावल खाने का रिवाज है उनके लिए, वो उनका जीवन दान है। उसी तरह यहाँ क्या होता है, राजस्थान में हर क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में जहाँ पर खड़िया पत्थर की पट्टी है वहाँ पर 30-40 कुइयाँ होती है और हर घर की एक कुई होती है। हर परिवार अपनी एक कुई बना लेता है और परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक कुइयाँ भी बना ली जाती है। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुई के मामलों में बड़ी विचित्र ढंग से मिट जाती है। देखो, निजी कुइयाँ और सार्वजनिक कुइयाँ, इन संपत्ति का विभाजन करने वाली जो मोटी रेखा है वह कुई के मामले में बिल्कुल विचित्र ढंग से अलग हो जाती है। क्यों? हर एक की अपनी अपनी कुई है, उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना है। जिसने निजी बना ली, अपनी कुई है, तो वो अपनी कुई से पानी लेगा, उसके ऊपर सरकार का या सार्वजनिक कोई हक नहीं होता। लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन है। लेकिन जब सार्वजनिक जमीन
जिस पे कुइयाँ बनती है बहुत सारी, वो क्या है, गांव और समाज की सार्वजनिक ज़मीन होती है, पंचायत की ज़मीन होती है, यानी सबकी समाज की ज़मीन होती है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इस नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। मतलब वो जगह सुरक्षित रख दी जाती है जो कि सार्वजनिक होती है। वहाँ बारिश हुई है तो वहाँ की जो नमी है वो सब जगह की कुइयों का पानी भरेगी। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो गई होती है। अब इस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। देखो, नमी की मात्रा तो जितनी बारिश हो गई है उससे पता चल गया है कि कितनी बारिश हुई है उतनी उसमें नमी आएगी, लेकिन उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। यानी पहले से तय हो लिया जाता है इतनी बारिश हुई है तो इतनी ही कुइयाँ यहाँ खुद सकती है। इसलिए निजी होते हुए भी, यानी खुद की कुई होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। यानी खुद की कुई है लेकिन बारिश कितनी हुई है उसके आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र में जितनी भी कुइयाँ बनी हुई है, चाहे खुद की हो, हमने खुदवाई है, जैसे मेरी कुई है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में यदि बनी हुई है तो उसके ऊपर ग्राम और समाज का अंकुश लगा रहता है। ग्राम समाज से बिना परमिशन के हम वहाँ को पानी नहीं निकाल सकते हैं। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता है। यानी बहुत सारी कुइयाँ खुद जाती है तो पानी का बंटवारा हो जाता है। अभी ज़मीन में कितनी नमी है, बारिश के अनुसार नमी तय हो जाती है, उसी हिसाब से समाज है, जो ग्राम समाज है, ग्राम पंचायत है, अपनी स्वीकृति देता है। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को जमीन पर उतारती है। क्या है कुई? क्या है? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह है जो चिरपरिचित कहानी को जमीन पर उतारती है। वो कौन है? कुई। क्या है? कुई। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। यानी एक कुई से हम एक दिन में 2 या 3 घड़े मीठे पानी ही निकाल सकते हैं। इसलिए प्राय पूरा गांव गोधूली बेला में कुइयों पर आता है। गोधूली का मतलब शाम का समय होता है, जब गायें चर के वापस लौट रही होती है, उसे गोधूली बेला कहते हैं। तब मेला सा लग जाता है कुइयों पर। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज़ में समा जाता है। गोचर मतलब सरगा। उसी वक्त गोधूली बेला में 30 सार्वजनिक स्थान पर जितनी भी कुइयाँ बनी हुई होती है, उनकी चाहे अपनी निजी कुइयाँ हों वो उस ज़मीन पर, लेकिन लोग क्या करते हैं उस क्या कर रहे होते हैं, घरनियों से पानी खींच रहे होते हैं शाम के टाइम में। उसी वक्त गाय चर के लौट रही होती है तो उनके गले में जो घंटी बज रही होती है और उसी वक्त घिरनियों की आवाज़ बन रही होती है, गायों के रमाने की आवाज़ आती है। तो पशुओं की घंटियों और रमाने की आवाज़ में क्या समा जाती है? कुइयों की घूमती हुई घिरनियों का स्वर और पशुओं के रमाने की आवाज़ और पशुओं की घंटियों की आवाज़ एक हो जाती है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियाँ समेट ली जाती है। भाई 2-3 घड़े भर गए एक कुई से, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घड़े भरते हैं तो डोल यानी जिससे तरह से पानी खींचा है वो रस्सियाँ समेट ली जाती है। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं और रात भर और अगले दिन अब ये कुइयाँ आराम करेंगी। आराम करेंगी का मतलब अब इनमें धीरे धीरे रिस कर पानी आएगा। पूरी रात पानी आएगा और पूरे दिन पानी आएगा और अगले दिन शाम को इनमें से पानी निकाला जाएगा। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है। देखो बच्चों, रेत के नीचे, मिट्टी के नीचे सब जगह खड़िया मिट्टी की जो पट्टी नहीं है, इसलिए कोई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। चुरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है। ये रेगिस्तानी क्षेत्र है जो राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के चुरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर पूरे रेतीले इलाके हैं और यहाँ के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है और इसी कारण वहाँ गाँव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं। इसी कारण चुरू, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर के क्षेत्रों के सब गाँवों में बहुत सारी कुइयाँ हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव खडेरों की ढाणी में तो 120 कुइयाँ थी। जैसलमेर का ये गांव है खडेरों की ढाणी, इसमें 120 कुइयाँ थी। लोग इस क्षेत्र को 6 BC यानी 6 गुणा 20 के नाम से जानते थे, क्योंकि इसमें कितनी कुइयाँ थी? 120 कुइयाँ थी, इसलिए लोग इसे 6 BC 6 गुणा BC के नाम से इसको जानते थे। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं, यानी कुइयों को कहीं कहीं पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद है। जैसलमेर और बाड़मेर के गाँव में जो बिल्कुल रेगिस्तानी इलाकों में है, वहाँ पानी नहीं है पीने को, तो वो गांव किस वजह से आबाद है? इस पार के कारण, यानी पार मतलब कुई के कारण ही आबाद है। कुइयाँ हैं, बारिश का पानी कुइयों में आता है, उसे पीकर ही वो लोग अपना जीवन चलाते हैं और इसलिए इन गाँवों के नाम भी पार पर ही है, यानी पीछे पार लग रहा है इन गाँवों के नाम के पीछे। जैसे जानरे आलो पार और सिरगू आलो पार, ये गाँव के नाम है बच्चों, और ये पार है जो कुई को कहा जाता है। यहाँ कुइयों के भरोसे इनका जीवन चलता है, बिना पानी के जीवन नहीं होता है। तो जानरे आलो पार और सिरगू आलो पार ये क्या है, कौन सी जगह के गाँव है? ये
बाड़मेर के गांव है। कौन से गांव है? बाड़मेर के गांव है। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं कहीं चारोली है, हमने इसको खड़िया पट्टी के नाम से और कुई के नाम से जाना है, लेकिन कहीं कहीं कुइयों को पार कहा जाता है और खड़िया पट्टियों के भी नाम अलग अलग हैं। कहीं कहीं चारोली तो कहीं धादड़ो, कहीं धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टूरो बलियों के नाम से भी इसे जानी जाती है। कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है। हमने इसे खड़िया के नाम से जाना, तो बच्चों इसके नाम भी आपको याद करने होंगे। और इस खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती हैं ये कुइयाँ। यानी इस खड़ी के बल पर, मतलब इसका नाम खड़ी है और इस खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच में मीठा पानी देती खड़ी रहती हैं ये कुइयाँ, जो कि इन रेगिस्तानी प्रदेश के लोगों को जीवन प्रदान करती है। तो देखो बच्चों, हमने राजस्थान की रजत बूंदें इनके बारे में पढ़ा, जो कि लेखक अनुपम मिश्र द्वारा लिखा गया। आपने देखा राजस्थान में पानी की कितनी कमी है और उस कमी के बीच में भी लोगों ने अपने रास्ते खोज लिए हैं कि किस तरह हमको पानी निकालना है। बच्चों, वो ग्रामीण लोग कोई वैज्ञानिक लोग नहीं है, लेकिन उनकी समझ बूझ और उनके अनुभव के आधार पर उन्हें पता चलता है कि इस रेत के नीचे खड़िया पट्टी है और खड़िया पट्टी पानी को कभी भी नीचे नहीं जाने देती, जो कि अमृत तुल्य है। उस पानी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये अपना दिमाग लगाया उन ग्रामवासियों ने, और किस तरह कुइयाँ बनाई और कुइयों को किस तरह बांधा गया और किस तरह उनको पता है कि पानी आएगा और कितना पानी आएगा, और उस पानी का उन्होंने उपयोग करके वो जगह जहाँ पर के जनता रह नहीं सकती, यानी आम आदमी वहाँ नहीं रह सकता, उन गाँवों में उन्होंने आबादी बसाई और कुइयों के बल पर वो वहाँ रह रहे हैं। तो बच्चों, हमने अनुपम मिश्र द्वारा लिखित निबंध राजस्थान की रजत बूंदें ये पढ़ा। आप इसे पुनः पढ़िए और पढ़ करके समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।